सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है सब लोग? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल है? सब सही है? आवाज मेरी आ रही है आप तक? वॉइस आ रही है? जी। देखिए, आज हम लोगों ने जो बताया है वैसे से आपको बता देता हूं कि कल जो है वो टेस्ट होगा आपका पी ब्लॉक का, फुल पी ब्लॉक का टेस्ट होगा कल। और कल टेस्ट की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, 8 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। यानी कि आपको बता दूं, कल आपका टेस्ट होगा पी ब्लॉक का और परसों टेस्ट होगा, परसों क्या फिर नरसों रख लेते, परसों हम डी ब्लॉक रिवाइज करा देंगे। तो आप ऐसा करिए कि कल टेस्ट कर लीजिए पी ब्लॉक का और संडे को टेस्ट कर लीजिए आप डी और एफ ब्लॉक का। ठीक है, संडे को डी और एफ ब्लॉक का कर लीजिए और फिर मैं आपका मंडे को लगा देता हूँ फुल टेस्ट पी एस पी डी एफ सब मिला करके लगा दूंगा। तो बिल्कुल बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका और एकदम मस्त अपनी तैयारी आप चलाते रहिए। तैयारी में कोई कंजूसी आप किसी भी तरीके की मत करिए। मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी सटीक लाइए और मेहनत करते रहिए, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, और एसपी ब्लॉक की आज मैं रिएक्शंस भी आपको करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई रिएक्शंस हमें कौन कौन सी पढ़नी है। तो सभी साथी अलर्ट हो जाएं, अलर्ट मोड में आ जाएं। और अब शुरुआत करने जा रहा हूँ रिएक्शंस की। केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ ये बात आप नोट कर लीजिए, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल केमिकल और रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ सब रिएक्शंस नहीं होंगी, ओनली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इन पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि हम आपको ए टू जेड सब रिएक्शन बताएंगे। ठीक, जो जरूरत है वही बताएंगे, बाकी रिएक्शंस आपके पास पूरी वीडियोस हैं, पूरे नोट्स हैं, सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक चैप्टर सॉल्यूशन रिवाइज करा देंगे। सॉल्यूशन मैंने कई बार पढ़ाया भी, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। सॉलिड आपका हो ही गया है। इस तरीके से रिवीजन चलता रहेगा, तैयारी चलती रहेगी। जो भी चैप्टर्स हैं, फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम मेनली फोकस ऑर्गेनिक पर करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब जीओसी पर, आइसोमेरिज्म पर, हेलो एल्केन हेलो एरीन पर। अब मेनली सब समय, मैक्सिमम समय ऑर्गेनिक पर देंगे, क्योंकि वहीं से गलतियां ज़्यादा होती हैं। तो जो गलतियां ज़्यादा होंगी उनको हम गलतियों को बैलेंस करने के लिए भी कुछ ना कुछ अपना काम जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन सब लाइन से चलेंगे, इसलिए बीच में आप टोकिएगा नहीं, बीच में टोकिएगा नहीं, चलने दीजिएगा सब। सबसे पहला मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर 4 रिएक्शन नंबर 1, सरल भी होंगी कठिन भी होंगी। 4Na हमने ले लिया, इसकी अगर हमने O2 से रिएक्शन कराई, सपोज कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में 2Na2O बन जाता है। वैसे इसका परऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, फिर भी Na2O बनता है। अगर मान लीजिए आपने Na2O की रिएक्शन वाटर से करा दी, तो ये आपका 2NaOH बना लेता है। इस तरीके से इसका बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन हो जाता है। और दूसरी चीज़ और भी बताएंगे, अगर मान लीजिए आपने जो NaOH लिया है, इसमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट आप करा दीजिए, तो ये Na2CO3 बना लेता है और साथ में ये वाटर सेपरेट हो जाता है। दिस इज द रिएक्शन नंबर 1। इसी तरीके से रिएक्शन नंबर 2 पर आ जाते हैं। लिथियम अगर रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ में, कुछ सरल भी होंगी कुछ कठिन भी होंगी, तो ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। इसी तरीके से अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो रिएक्शन होती है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होती है, जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि खूब एग्जाम में आती। बाकी तो पता है मेटल क्लोराइड के साथ, हैलाइड के साथ, सबके साथ रिएक्शन करते हैं। और अगर सोडियम एसिटिलीन के साथ करेगा तो सोडियम एसिटिलाइड बन जाता है। चलिए ये रिएक्शन मुझे समझ में आ रही है कि सोडियम की वाली लिख दूं, आपको याद रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 2Na लेता हूँ
और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH से, मतलब एसिटाइलिन से करा देता हूँ, तो C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर Na आ जाए, Na आ जाए। तो इस तरीके से हम इस समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं रविंदर जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन रेयरली होती है। जो आएगी पी ब्लॉक में वो मैं बताता चलूंगा, वो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो नेम रिएक्शन नहीं बोली जा सकती है। ठीक है, एक बात ये ध्यान दो, उन्हें नेम रिएक्शन नहीं बोला जाता, वो मैन्युफैक्चर्स होते हैं, एक साइंटिस्ट के मैन्युफैक्चर बोले जाते हैं। चलिए खैर, आपकी बात सही है, नेम भी अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात वही, हम समझ रहे हैं, वही बोलना चाह रहे हैं आप। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आप बीच में बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करिए, अब चलने दीजिए सब। यहाँ पर अगर मैंने मेटल लिया है और इसको मैंने X+Y लिया हुआ है, तो अगर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन आती है पेपर में, तो ये कंपाउंड आपका क्या मेटल के साथ में अमोनिया के X मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ पर होल X कर दीजिएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव लगा देना, साथ में ही इसको एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव लगा ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और साथ में यहाँ अमोनिया का होल क्या लिखना पड़ेगा, Y लिखना पड़ेगा, और ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव। तो इस तरीके की रिएक्शन भी, और इसका जो कलर आता है वो कैसा कलर आता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कलर कैसा प्रदर्शित करता है, ये ब्लू कलर प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन भी संभावित है कि आपकी परीक्षा में आ जाए, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिएगा, जो जरूरत की रिएक्शन से हम केवल वही डिस्कशन अब आपसे करेंगे। इसी के साथ आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे ये कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी के साथ में आ जाए, तो वो रिएक्शन आपको पता है भी, NaOH की CO2 से कराओगे तो Na2CO3 बन जाएगा, KOH से कराओगे तो K2CO3 बन जाएगा, KOH की H2SO4 से कराओगे तो K2SO4 बन जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर मान लो हम 6NaOH ले लेते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर NaOH की रिएक्शन सपोज कर लेते हैं, NaOH की रिएक्शन हमने लिया, ये NaOH, और इसकी रिएक्शन जो है वो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, कोबाल्ट का अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसकी रिएक्शन कराते हैं, बैलेंस करेंगे बाद में। कोबाल्ट लिया, अमोनिया का होल 6 लिया, यानी हेक्सामीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मतलब Cl2 ले लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब हम यहाँ पर 6NaOH के साथ में सोनू कुमार वाजपेयी जी देखिए कराते हैं, तो बनता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। बैलेंसिंग बहुत के लिए परेशान मत होना। यहाँ पर 12 यानी अमोनिया 6 दूनी 12 है, तो 12 हमें पहले तो यहाँ अमोनिया निकाल देने, फिर CO2 यानी कोबाल्ट का ऑक्साइड बन जाता है, ये बना लीजिएगा, और 6 NaCl बना लेना, 6 NaCl बना करके देख लेना, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देना। मैंने 3 निकाली। बैलेंसिंग एक बार आप आखिर में भी पढ़ते समय भी चेक कर लीजिएगा, उसके लिए मत कहिएगा सर बैलेंस नहीं। तो ये वाली रिएक्शन भी मैं स्टार बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में गिनी जाती है। अगर आप ये ध्यान दो, ये रिएक्शन भी सिंपल है, लेकिन कभी कभी परेशान कर सकते हैं कि अगर सोडियम का परऑक्साइड हो, ठीक है, अगर ये रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कर जाए तो भी ये Na2CO3 बनाता है। सबको समझ में आ रही रिएक्शंस, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो वैसे याद करनी ही पड़ेंगी। और अगर सोडियम परऑक्साइड के ज़्यादा मॉलिक्यूल लेकर के CO2 के साथ में ट्रीटमेंट करा दो, तो फिर बनता ऊपर वाला ही कंपाउंड है 2Na2CO3, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो ये रिएक्शन भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में खूब मतलब पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि थोड़ा सा राइट मतलब हट रही है लाइन लेंथ से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने सुपर ऑक्साइड ले लिया, सपोज कर लो KO2 ले लिया, आपका मन हुआ सर KO2 से करा दे, तो करा दो, KO2 से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 2CO2 लेना पड़ेगा, और कंपाउंड आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 2K2CO3, क्योंकि C है तो CO3 बनेगा, और साथ में निकलेगा आपका, लगाओ दिमाग, क्या निकलेगा यहाँ पर, CO2 से कराएं तो O2 निकलेगा, 3O2 निकल जाएगा, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो इस तरीके से ये ध्यान देना, बाकी सब नॉर्मल रिएक्शंस चलती हैं, लेकिन एक रिएक्शन बहुत आती है पेपर में जो आपको हर साल मिल जाएगी। बताओ कौन बताएगा, Ki की रिएक्शन मनु अगर I2 से कराते हैं तो कंपाउंड बनता है Ki3। ये रिएक्शन पेपर में खूब पूछी जाती है। अगर Kf की रिएक्शन हम लोग BrF3 से करा देते हैं तो कंपाउंड हमारा
और अंदर हो जाता है आपका BrF4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। ये आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा। लेकिन एक रिएक्शन जो और आने की संभावना बनती है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस आगे आगे आते आते चलेंगे। एक रिएक्शन ये भी पीजीटी में खूब पूछी गई है कि अगर मान लो कोई भी मेटल है, चाहे सोडियम है, सोडियम का ले लो, कोई ले लो, Na ले लेते हैं, NaHCO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट अगर गर्म करा जाता है, जगमोहन जी हैं, बताओ क्या बनता है? Na2CO3 बनेगा और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ा सा जल निकलेगा। ये रिएक्शन भी खूब आती है। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि लिथियम का जो कार्बोनेट होता है Li2CO3 होता है, इसको अगर हीट करते हैं तो ये Li2O बना लेता है और साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इसको हम लोग स्टेबल मानते हैं। 1000 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए है। क्योंकि मैंने कल बोला था Li2CO3 जो होता है वो स्टेबल कंपाउंड माना जाता है, इसीलिए इसको। दूसरी रिएक्शन जो पेपर में पूछी जा सकती है वो ये भी है कि अगर LiNO3 को आप गर्म करते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योति समझ लो इसे। Li2NO3 को अगर गर्म करते हैं तो Li2O बनता है। पूछा जाता है साथ में कौन सी गैस बनती है, तो लिख देना मेरा नाम अनुज शर्मा, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ये, ठीक है। इसके बाद जैसे कि रविंदर जी ने बोला कि मैं 11वां रिएक्शन जो लिखने जा रहा हूं, इसको आप लोग बोलते कास्टनर प्रोसेस। क्या बोलते? कास्टनर प्रोसेस बोलते हैं। और कास्टनर प्रोसेस में रविंदर आप बताओ बनता क्या है? इसके रिएक्शन तो हम बताएंगे, लेकिन ये बताओ इसमें बनता क्या है? अगर आपने बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपको रिएक्शन आ रही है। जी बताएंगे, आप कुछ आइडिया देंगे? इस रिएक्शन में बनता क्या है? NaOH। क्या बनता है? कास्टिक सोडा। इसमें केवल सोडियम बनता है। सब लोग गलत बोल रहे हैं, केवल अजय ने सही बताया है, अजय ने सही बताया है, ठीक है। इसमें बनता है सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग NaOH ले लेते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रो लिख देता हूँ, तो ये 2Na बनता है और साथ में 2OH नेगेटिव बनता है, ठीक है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करेंगे NaOH को, तो उसके बाद कैथोड पर क्या होगा? अब आप समझिए इसे, एट कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर Na पॉजिटिव जाएगा, और अगर यहाँ 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम गैस वो सोडियम सॉलिड बना लेगा। एनोड पर क्या होगा? एट एनोड, ये भी जान लो आप, एनोड पर जब ये जाएगा तो एनोड पर कौन पहुंचेगा? OH पहुंचेगा। तो यहाँ से 2 OH नेगेटिव जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से लॉस करेंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और यहाँ पर एक बूंद जिंदगी की बनाएंगे और साथ में निकलेगी हाफ O2। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन, ठीक है। ये है कास्टनर प्रोसेस में सोडियम का निर्माण होता है। प्रिपरेशन जो मानी जाती है ये सोडियम की मानी जाती है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सोडियम, ठीक, याद रखना इस बात को। इसी तरीके से एक मेथड 12वां है। अब आपको रविंदर जी यही तो आप शायद बोलना चाह रहे थे, आपके दिल की बात मैंने समझ ली है। दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है डाउन्स प्रोसेस, डाउन्स मेथड बोलते हैं इसे। और आप कुछ लोग जो है वो डाउज मेथड, लेकिन डाउज अलग है, इसलिए मैं डाउन्स मेथड बोलता हूँ इसे। डाउन्स, कुछ लोग डाउज बोलते हैं, वो टोटली गलत है। इसमें हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लिया तो Na पॉजिटिव में टूटा, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर Cl नेगेटिव में टूटा। यहाँ कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर Na पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, अगर 2 ले लो तो सोडियम बनाएगा, तो ये सोडियम बन जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो एट एनोड ले लिया तो एनोड पर क्लोरीन बहन जी जाएंगी, यानी कि 2 ले लो यहाँ पर, 2Cl नेगेटिव, और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो यहाँ पर भी एनोड पर आपको क्या, कैथोड पर क्या मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है। ये भी सोडियम बनाने का मेथड माना जाता है। याद रहेगा रविंदर, अब तो कोई शिकायत तो नहीं है?
इसमें CaCl2 का एडिशन भी आपको पता है किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट NaCl को घटाने के लिए। तो यहाँ नोट करके डाल दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू डिक्रीज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, और किसका मेल्टिंग पॉइंट, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट घटा देता है, लगभग मान के चलो 200-300 डिग्री सेल्सियस नीचे कर देता है, याद रखना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए गोसेस प्रोसेस भी होता है, गोसेस प्रोसेस सुना है आपने, 13 पॉइंट पर आपको मैं बताऊंगा, गोसेस प्रोसेस भी होता है, गोसेस प्रोसेस भी होता है। अब ये बताओ कोई लोग कि व्हाट इज गोसेस प्रोसेस, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। यहाँ पर तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गोसेस प्रोसेस का नाम सुना है, बिल्कुल सही सुना है, बहुत अच्छी बात है। गोसेस प्रोसेस कहता क्या है कि इसकी रिएक्शन जो है सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं हम लोग, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो Na2CO3 की रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे और बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बनाएंगे 2NaOH, ठीक है। ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस प्रिपरेशन किसका है, देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें NaOH प्रिपेयर होता है, Na2CO3 प्रिपेयर नहीं होता है। NaOH का प्रिपरेशन माना जाता है प्रीति सक्सेना। जानिए बात को, देखो बहुत सारी चीजें गलत होंगी लेकिन सीखिए। एक है लॉविंग्स प्रोसेस कहलाता है, तो यहाँ पर मैं लॉविंग्स प्रोसेस, लॉविग्स प्रोसेस भी बोलते हैं इसे, तो आप नोट करिएगा कि लॉबिक्स प्रोसेस भी आपको पता है। अब ये प्रोसेस के नाम, जैसे अभी रविंदर ने कहा, तो मैं पढ़ाता तो लेकिन उन्होंने कह दिया तो उनको उनका नाम लेकर के बदनाम कर रहा हूँ कि सर ने पूछा था। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी मैं Na2CO3 लूंगा और इसको Fe2O3 के साथ में ट्रीटमेंट करूंगा और हीट कर दूंगा, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब डबल सॉल्ट बन जाएगा, 2NaFeO2 बन जाएगा और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो निकला है NaFeO2, इसको आप क्या करिए, यहाँ पर Fe लिख लो, यहाँ पर NaFeO2 लिख लो, और इसको रिएक्शन करा दो वाटर से, तो कंपाउंड हो जाएगा 2NaOH और साथ में निकलेगा Fe2O3। बहुत ही जबरदस्त। एक आपने सुना होगा नेल्सन प्रोसेस, सुना होगा नेल्सन प्रोसेस, तो 15 वाले पर चले आइए, इसको हम लोग नाम देते हैं नेल्सन प्रोसेस। ये 2-3 प्रोसेस शुरुआत में फंसेंगे, तो इनको जरूर मैं बताए दे चल रहा हूँ। नेल्सन प्रोसेस में क्या रहता है, इसमें NaCl लिया जाता है और NaOH की प्रिपरेशन मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, पहले ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे NaCl का, इसको तोड़ेंगे Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, यहाँ पर इसे हम ब्राइन बोलते हैं, अब इसके साथ में आपने गंगा जल लिया, H2O ले लिया, H2O को जब हमने तोड़ा तो यहाँ पर H पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चले आओ, जैसे यहाँ पर जब दोनों लोग दौड़ेंगे तो दोनों की दौड़ में जो कैथोड है, ध्यान दो, जो कैथोड है, रिएक्शन एट कैथोड पर कैटायन जाएगा और कैटायन के रूप में जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H जाएगा, 2H ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और एनोड पर जो रिएक्शन होती है, ध्यान दो, एनोड पर, यहाँ पर एनोड पर क्लोरीन गैस चली जाएगी, तो क्लोरीन जाने दो, तो 2Cl नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन। अब बचा हमारे पास में क्या, Na बचा और हमारे पास में OH बचा। ये बेचारा NaOH जो है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर लेगा और बना लेगा आपका NaOH। तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन की कहलाती है इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेल्सन सेल की रिएक्शन लगभग कास्टनर केल्नर और ये पूछी जाती हैं, बचती नहीं है। तो इसी के बाद आप 17वीं रिएक्शन पर चले आइए, 16वीं रिएक्शन पर चले आइए। 16वीं रिएक्शन जो है वो आपकी कास्टनर केल्नर सेल की आती है, कास्टनर केल्नर। अब आप बिल्कुल हमें
सुनते रहिए और आप ध्यान से लिखते रहिए। जो रिएक्शंस जरूरी हैं हम वही डिस्कशन करेंगे, अभी ये सब जरूरत है इसलिए लिख रहा हूँ। इसमें भी सेम मेथड होता है लेकिन सोडियम अमलगम लिया जाता है, तो ये बात आप नोट कर ली। इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर। तो इधर मैं आउटर की रिएक्शन, आउटर कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ, कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ, और इस साइड में जो है वो इनर कंपार्टमेंट की रिएक्शन, कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त क्लास है भाई साहब, आज का क्लास आपको जरूर बेनिफिट पहुंचाएगा। आपको याद रहे ना रहे लेकिन ये 100% श्योर है कि आपको फायदा इसका एग्जामिनेशन में होगा। एट कैथोड, कैथोड पर आपको कौन जाता हुआ दिखेगा तो पता होना चाहिए, कैटायन दिखना चाहिए कैथोड पर। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और सोडियम बनाएगा। इसी के साथ सोडियम और मरकरी आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो ये अमलगम बना लेते हैं, अमलगैम बना लेते हैं। इस बात का ध्यान देना। जबकि एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एनाइन जाएगा, मतलब क्लोरीन नेगेटिव जाएगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और क्लोरीन गैस बना देगी। ये तो ये हो गया। अब दूसरा क्या, इनर कंपार्टमेंट में जो ये अमलगम बना है, इनर कंपार्टमेंट में देखो ये जो अमलगम बना है ये इनर कंपार्टमेंट का पार्ट है। तो जहाँ पर हम लोग NaHG ले लेते हैं और इस NaHG को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, और जैसे ही इसे इलेक्ट्रोलाइज तो चल ही रहा होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस तो ऑलरेडी चल ही रही होगी, तो यहाँ पर ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव आयन में और साथ में Hg अलग हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पर जाकर के वाटर से रिएक्शन कर लेगा। तो हम इसे इनर कंपार्टमेंट में एट जो है वो ये क्या करें, इस रिएक्शन को क्या बोलें, ये इलेक्ट्रॉन निकला है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर रिडक्शन हुआ, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ तो एनोड लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कैथोड लिख लेंगे। कैथोड लिख लिया, कैथोड पर क्या होगा, अब यहाँ वो मत समझना कि यहाँ भाई ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ एनोड पर जो है, एनोड कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एनोड कैसा होगा बता पाओगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, हमेशा मेटल जाता है एनोड पर, हमेशा एनाइन जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है और कैथोड यहाँ नेगेटिव होता है। ये ध्यान देना, यहाँ एनोड क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में इसका उल्टा होता है, एनोड नेगेटिव और कैथोड कैसा होता है वहाँ पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रोलाइज करके यहाँ बनाएंगे हाइड्रोजन गैस और 2 OH नेगेटिव। ये 2 OH नेगेटिव इस वाले सोडियम से रिएक्शन कर लेंगे और अल्टीमेटली क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। तो यहाँ पर Na साथ में मिलेगा और Na, या तो ऐसे कहो ये वाला Na और ये वाला OH इसमें मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तब भी बन जाएगा आपका NaOH बन जाता है। चूंकि इसको लेना उचित इसलिए नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ हमने यूज कर लिया है, इसलिए इसको न लीजिए और आप लीजिए इस वाले को जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूँ या फिर ऐसे कर रहा हूँ। ये कंपाउंड, मेरी वॉइस सब तक सभी तक आ रही है ना, वॉइस कोई दिक्कत लगे बता देना। ये हमने ये यहाँ पर ले लिया, ये Na पॉजिटिव और यहाँ पर ये वाला OH नेगेटिव, तब हमने NaOH बना दिया, ठीक है, बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मुझे समझ में आई और मैंने आपको बताई। इसी तरीके से NaOH की अधिकतर रिएक्शंस आपको आती ही हैं, अधिकतर रिएक्शंस आपको आती ही हैं। तो यहाँ पर 17 पॉइंट पर मैं ले आता हूँ। एक रिएक्शन NaOH की, देखो एसिड से कराओगे तो सॉल्ट वाटर बनेगा, है ना, अगर CO2 से कराओगे तो NO2CH3 बनेगा, लेकिन एक रिएक्शन जो है वो Al2O3 से और ZnO से मैं आपको बता देता हूँ। देखो Al2O3 की रिएक्शन अगर आपने 2NaOH से कराई तो बताओ कोई लोग क्या बनता है, 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है और वाटर निकल जाता है। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो जिंक ऑक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो 2NaOH से कराइए, आपको याद होगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 बनता है ना, Na2ZnO2 ये बनेगा, Na2ZnO2 और साथ में निकलता है वाटर, साथ में निकलता है वाटर, तो यहाँ पर आप H2O रिलीज करा दीजिए, ये मैंने H2O रिलीज करा दिया, ठीक। तो इस तरीके से रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, सोडियम जिंकेट नाम बोला जाता है।
एक रिएक्शन जो पीजीटी में बहुत आई है और आती है, एक तो मैं NaOH ले लेता हूं और ये NaOH आपका जो होता है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट, याद आया, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये रिएक्शन बहुत आती है, उठा के पेपर देखो, अगर ना आए तो अभी क्लास छोड़ करके चले जाना। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है, 2NaCl, यानी यह केवल NaCl बनता है, और एक कंपाउंड बनता है NaOCl बनता है, और साथ में निकलता है वाटर। ये रिएक्शन भी पीजीटी में कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लिया तो 6 NaOH लेने पड़ेंगे, और यहाँ आपको 3Cl2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 5 NaCl निकलेंगे, और एक कंपाउंड NaClO3 सोडियम क्लोरेट बनता है, और साथ में वाटर निकलता है। तो ये हो गया आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये रिएक्शन भी पेपर में खूब बच्चा पूछी जाती है और मन भर के पूछी जाती है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, इस रिएक्शन को आप जरूर पढ़ लेना। एक तो ये रिएक्शन, और एक रिएक्शन जो पीजीटीज में पूछी गई वो फॉस्फोरस वाली, बहुत P4+3NaOH वाली, याद आई। ये रिएक्शन भी पीजीटी में शायद पिछली बार भी आई थी, 2021 में भी ये आई थी, मुझे जैसा याद आ पा रहा है। तो यहाँ 3NaH2PO2 शायद नाम पूछा था, मुझे याद आ रहा है शायद नाम पूछा था इस रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये रिएक्शन याद रखना भैया, और एक सोडियम थायोसल्फेट वाली भी याद रखना। मतलब जो रिएक्शंस जरूरी हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको जरूर लिखेंगे आपके लिए। जैसे अगर 4 सल्फर के साथ में NaOH को बॉयल कर दो, हीट कर दो, मतलब 6 NaOH ले लीजिए, और यहाँ पर बन जाएगा Na2S2O3, और साथ में आपका बनेगा 2Na2S प्लस 3H2O बनेगा। एक तो ये रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो है वो आपकी 2 बोरॉन लीजिएगा, इसकी 6 NaOH के साथ में रिएक्शन करा देना, तो कंपाउंड 2Na3BO2 बन जाएगा, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन। इसे हम सोडियम बोरेट के नाम से जानते हैं, और ऊपर जो है सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, और इसका नाम हो जाता है सोडियम बोरेट। ये दोनों रिएक्शन जो है ये कहा जाता है कि इनमें वेरिएशन आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इनको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये बात। दूसरी 22वीं रिएक्शन चले आइए, इनकी आप रिएक्शन जो है एक चीज से और करा लेना जो पूछी गई है, वो है टिन से। Sn प्लस 2 NaOH ले लेना, और 2 NaOH के साथ में O2 वाटर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा O2 नहीं पड़ेगा, यानी वाटर डाल देना। देखो मैं भी बीच बीच में स्लिप कर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, Na2SnO2 बना देना, और साथ में निकालना हाइड्रोजन गैस। 1 मिनट का समय। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये रिएक्शंस थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत जरूरी रिएक्शंस है।
और इसके साथ 23वीं रिएक्शन नॉन स्टॉप रिएक्शन चल रही है। अगर हम लोग FeCl3 से कराते हैं तो यहाँ 3 NaOH लेने पड़ेंगे। ये रिएक्शन भी बहुत आती है और आपको याद होना चाहिए यहाँ पर FeOH का होल थ्राइस बनता है और साथ में निकलता है 3NaCl निकलेगा। ठीक है, 3NaCl निकलेगा। इसका कलर आपको पता होना चाहिए, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर बोला जाता है, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर बोला जाता है। तो आप इसका रेडिश ब्राउन कलर याद जरूर रखिएगा। केवल ब्राउन प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, रेड प्रेसिपिटेट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको समझ में आए। अब अगर हम क्रोमियम क्लोराइड के साथ में, तो आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट आना चाहिए। यहाँ पर 3 NaOH ले लीजिएगा। इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो यहाँ Cr और OH का होल थ्राइस बनेगा और साथ में निकलेगा 3NaCl। इसका कलर आपको याद रहना चाहिए, ग्रीन कलर होता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये रिएक्शन मैंने बच्चों को अपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाई थी। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में NaOH डालते हैं तो ये कंपाउंड CuOH का होल ट्वाइस और साथ में Na2SO4 प्राप्त होता है। इसका कलर आपको ब्लू प्रेसिपिटेट मिलता है। राशिदा समझ में आ रहा है आपको? राशिदा समझ में आ रहा है आपको? जबकि एल्युमिनियम के साथ में ये घुल जाता है और जिंक के साथ में ये घुल जाता है। तो ये रिएक्शन भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है जरूरी है। तो एल्युमिनियम के साथ में क्या बनाएगा भाई? अगर एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको याद होना चाहिए, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। तो Al के साथ का प्रेसिपिटेट याद है ना, घुल जाता है। तो यहाँ पर 3NaOH ले लीजिएगा, लिखते रहिए आप लोग। AlOH का होल थ्राइस लेना पड़ेगा और साथ में आपको बनाने पड़ेंगे 3NaCl। एक तो ये याद रखना, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन अगर इसी में हम लोग एक्सेस में डाल देते हैं NaOH और अगर फर्दर इसमें थोड़ा NaOH डाल दीजिए तो प्रोडक्ट बन जाता है NaAlO2 और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ये घुल जाता है। ठीक, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बिल्कुल चलते रहिएगा, आज ही खत्म करना क्योंकि कल है टेस्ट। तो ये 27 हो गया आपका, ये एस ब्लॉक चल रहा है, चूंकि एस ब्लॉक की रिएक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मरकरी की रिएक्शन आती है तो यहाँ पर HgCl2 ले लेना और साथ में जब Cl2 है तो 2 NaOH लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ HgOH का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा। ये ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 NaCl ले लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसको हीट अगर आपने कर दिया, जैसे इसे हीट किया यहीं पर, तो HgO बन जाएगा और साथ में निकलेगा वाटर। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। और अमोनियम क्लोराइड के NaOH से कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, तो वहाँ फॉर्मेशन पढ़ लेना, वो बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है वो आती है सोडियम थायोसल्फेट वाली पेपर में। वो मैं आपको और बताऊंगा। ये रिएक्शन पेपर में लगभग आती है और गलत बहुत जल्दी होती है। तो 28वें में चले आइए। अगर हमने Na2S2O3 कंपाउंड लिया है, सोडियम का अगर आपने कंपाउंड लिया Na2S2O3, ये सोडियम का कंपाउंड है। इस सोडियम के कंपाउंड को अगर आपने आयोडीन के साथ में, ये रिएक्शन नोट करिए, बहुत आती है, मैंने कल भी शायद बताई थी, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो कल बताई थी मैंने, 2NaI मिलता है, बताई थी, याद आया। और साथ में बनता है Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, याद आना चाहिए आपको। यही 29वीं रिएक्शन मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, AgNO3 वाली। तो यहाँ पर 2AgNO3 वाली मैं लिखे दे रहा हूँ। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग Na2S2O3 के साथ में, तो प्रोडक्ट आपका बन जाता है Ag2S2O3 और साथ में निकलता है NaNO3। ठीक है, एक याद रखना, इसका कलर ग्रे होता है, ग्रे वाइट या वाइट मान लो, वाइट PPT आप बोल सकते हो, गंदा वाइट होता है, ये गंदा वाइट होता है, याद आया अजय? अब अगर जो Ag2S2O3 मैंने कंपाउंड लिया और उसको मैंने वाटर से ट्रीटमेंट दिया तो यहाँ पर Ag2S बनता है और साथ में निकलता है H2SO4। इसको हम लोग ब्लैक प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आ जाती है, इसको नोट कर लो एग्जामिनेशन में, इस पर @PGT लिख लीजिए, @2025 का PGT लिख लो। मेरा मन कर रहा है कि ये रिएक्शन आ सकती है, संभावित है। इसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन भी संभावित बन जाती है, यानी AgBr की रिएक्शन, अगर हम सोडियम थायोसल्फेट, बताओ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर नहीं है तो नहीं बताना, हो तो बताना। ये कंपाउंड बनता है, साथ में Ag के साथ प्रोडक्ट बनता है H2O3 और आपका ट्वाइस, और साथ में बनता है आपका NaBr बनता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और 31वीं जबरदस्त रिएक्शन है, 31वीं जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत ही मस्त रिएक्शन है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ में सोडियम टेट्रा, ये रिएक्शन आप इकट्ठी करोगे दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे, इकट्ठी नहीं कर पाओगे। मैंने तो बहुत मुश्किल से ये रिएक्शंस जो मुझे आती थी मैंने लिखी पहले, और जो मुझे याद नहीं आ पा रही थी उनको मैंने ढूंढा। समझ में आई बात नहीं? मुझे इतना जरूर याद आ रहा था कि ये रिएक्शन आती है। तो क्यूप्रिक थायोसल्फेट, ये रिएक्शन आपको ढूंढने के लिए 25 किताबें टच करनी पड़ेंगी, मेरा वादा है। आप ये ढूंढ के चाहे देख लेना, Cu हो जाएगा। और H2O3 जो ये वाला कॉम्प्लेक्स मिला है, इस कॉम्प्लेक्स में दोबारा आप Na2H2O3 डाल दीजिए, ये बनेगा Cu2H2O3 और साथ में बनेगा सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। और जो अगर कॉपर का ये कंपाउंड है दोबारा कराओगे तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बना लेता है, जिसको दोबारा कराने की हिम्मत अगर आपके अंदर है तो करा दो। Cu2H2O3 के 3 मॉलिक्यूल लेकर के और फिर दोबारा Na2H2O3 के साथ करा दो तो कंपाउंड Na के हो गए आपके 4, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है Cu हो गया 6 और H2O3 के टोटल हो गए आपके 3 और 2 5, यानी कि यहाँ ये कंपाउंड, ये सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट नाम है इसका, सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट इसका नाम है ना। जबरदस्त रिएक्शन है ना, जबरदस्त रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और एक रिएक्शन जो मैं हमेशा बोलता हूं आपको याद रहनी चाहिए, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, अगर Na2HPO4 के साथ में आप करा दीजिए तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता पाओगे? NaNH4HPO4.4H2O बनता है, जिसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आपके आ सकती संभावित है, मतलब इसकी रिएक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शंस तो लगभग ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, उसमें एक ही आध रिएक्शन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही रिएक्शन परेशान भी करती हैं आपको, बाकी उसकी रिएक्शन आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो 33वीं रिएक्शन पर हम लोग चल लेते हैं, इसी सीरीज में 33वीं रिएक्शन पर चल लेते हैं। और 33वीं रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट अगर है तो एक है कि ये पेपर में आई थी, मैग्नीशियम अगर एयर में रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम की एयर से रिएक्शन कराओगे तो 2 लिखनी पड़ेंगी, यानी कि 2MgO। बताओ 2MgO और Mg की रिएक्शन N2 से जब कराओगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, ये बन जाएगा Mg3N2 प्रोडक्ट बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा एयर से, ये दोनों एयर में लिखी जा, मतलब अगर एयर से आती हैं तो दोनों रिएक्शन एक साथ यूज की जाती हैं। बाकी इसमें सब सिंपल रिएक्शन है, कोई बहुत टिपिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ भी आपको याद रखना है कि जो आपका अमोनिया होता है वो यहाँ भी अपना जो कलर देता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ब्रॉन्ज कलर दे देता है। ब्लू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल देते तो वहाँ ब्लू देता था, यहाँ पे आप ब्रॉन्ज कलर याद रखना। ब्रॉन्ज कैसा कलर याद रखोगे? ब्रॉन्ज। अगर मैग्नीशियम के साथ में करा दो, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो आप, तो यहाँ ब्रॉन्ज कलर आता है, वहाँ कैसा आता था? ब्लू आता था। तो ये आपका एम मेटल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन
अर्थ एल्कलाइन, अर्थ मेटल है। तो आप सब लोग एक बार लिख करके दिखाओ कि एल्कली के साथ में ब्लू कलर देता है, और जबकि आपको एल्कलाइन के साथ x+2y लेना पड़ता है, वहाँ प्लस x+y ही लिया था, x+y ही लिया था, आप याद करिए इस बात को। तो यहाँ पर m बनेगा और NH3 का होल x बनेगा, होल x, और ऊपर अब वहाँ पर एक प्लस आया था, यहाँ पर 2 प्लस आ जाएंगे और 2 बनेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड, 2 अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ऊपर आएगा नेगेटिव। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सभी के पास? तो ये यहाँ पर जो कलर मिल रहा है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का तो है, लेकिन ये ब्रॉन्ज कलर है। कैसा कलर है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कलर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी इसमें बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं आती हैं, इसमें कुछ ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी रिएक्शन एक्चुअली में नॉर्मल मानी जाती है, इसलिए इसकी रिएक्शन पर बहुत आप परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कहें कि एक रिएक्शन चलो और बता देते हैं, जैसे MgHCO3 का, MgHCO3 का होल ट्वाइस अगर मैं ले लेता हूँ, इसे हीट कर देता हूँ, तो MgCO3 बन जाता है और साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन नॉर्मल है, इसकी जितनी भी रिएक्शन है वो अधिकतर नॉर्मल ही है। टिपिकल रिएक्शन इसमें एक केवल बेरिलियम वाली है, बस उससे ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो बेरिलियम वाली रिएक्शन चाहो तो लिख लो, 4 बेरिलियम का नाइट्रेट अगर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं Be4NO3 का होल 6 बन जाता है और साथ में नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड निकल जाता है। इसका नाम हेक्सा नाइट्रेटो ऑक्साइडो बेरिलियम का कंपाउंड है, बेरिलियम का कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इसमें आती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अभी तक मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा ये आई नहीं है, कहीं पर आई नहीं है, इसलिए इसके लिए बहुत प्राण त्यागने वाली बात भी नहीं मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फार्मूला मैंने कल ही बता दिया था, उसको बताने की यहाँ पर मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ रिएक्शंस इधर वाले ग्रुप की थी, मतलब जिन्हें हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो भैया जो फर्स्ट वाले ग्रुप की थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा पूछी भी गई थी रिएक्शंस, तो इसलिए मैंने उन पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है। ठीक है, इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस करने का पर्पज़ ही वही था। अब चले आइए 37वें रिएक्शन पर चले आइए। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में बढ़ रहे हैं, ग्रुप का नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। बोरॉन एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है। Na2CO3 और SO2 की रिएक्शन, तो इसमें क्या है, Na2CO3 अगर SO2 वाली रिएक्शन आप करोगे, CO2 निकाल देना और Na2CO3 बना लेना, Na2SO3 बना लेना और CO2 गैस निकाल देना। अजय प्रताप, Na2CO3 की रिएक्शन, चलिए आपने यहाँ वहीं टूकना चाहिए था। अगर हम लोग Na2CO3 लिया और इसमें हमने SO2 गैस पास कर दी, तो जो कंपाउंड बनता है पहले Na2O बनेगा और वो इससे रिएक्शन कर लेगा, तो Na2SO3 बना लेता है और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो फर्दर रिएक्शन करके Na2SO4 भी बना सकता है, संभावित है, संभावित है। लेकिन कुछ किताबें ये कहती हैं कि ये Na2S भी बनाता है, Na2S भी बनाता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन यही बेनिफिशियल मानी जाती है, वो उतनी बेनिफिशियल नहीं मानी जाती है। समझ गए ना, समझ गए अजय? हाँ, एसिड बेस जैसा रिएक्शन बनता है, सेम वही मैं बता रहा हूँ, आपस में इंटरचेंज होता है। एसिड बेस जैसा रिएक्शन, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वही चीज़ है जो मैंने अभी बोला, वही बनती है, लेकिन ये रिएक्शन मेन मानी जाती है। NaHCSO3 भी हाँ, वो तब दिया है जब इसमें वाटर मिलाया जाएगा। देखो Na2 एक्वस सॉल्यूशन लोगे, जब आप बोलते हमसे सर एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो हम फिर आपकी बात मानते। यहाँ पर जैसे H2O भी मिला देते आप इसमें, तो बनता है यहाँ पर 2NaH, ठीक है, 2NaHSO3 बनाते हैं हम, 2NaHCO3 फिर साथ में निकालते हैं हम लोग CO2 गैस, तब ये कंडीशन बन जाती। वो आपने एक्वस बोलना चाहिए था रिएक्शन, और कोई बात ही नहीं थी। ठीक है,
चलिए खैर कोई बात नहीं। 38वीं रिएक्शन पर अगर हम लोग चल लेते हैं तो 38वीं रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिएक्शन संभावित है आने के लिए। बोरॉन की रिएक्शन 6NaOH से करा दो, 6NaOH से करा दो तो आपका बन जाता है। इसे हीट करना पड़ेगा और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। 2Na लेना पड़ेगा और इसके कितने 3 दूनी 6, 3 लेने पड़ेंगे और BO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती। तो इसको जरूर याद रखिएगा, रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद 39 सोडियम बोरेट बोला जाता है इसे। अगर आपको याद रहना चाहिए तो बोरेट बोलते हैं तो सोडियम बोरेट बोल दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इसी तरीके से अगर बोरॉन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे यानी कि बोरॉन लेने पड़ेंगे 2, तब N2 से रिएक्शन होगी तो आपका बोरॉन नाइट्राइड बना लेता है, 2Bn बना लीजिएगा। ऐसे ही अगर मान लो एल्युमिनियम से कराई 2Al प्लस N2 कराना तो 2AlN करा लेना। ऐसे किसी से भी कराना तो आप ऐसे रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, ये बहुत टिपिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद एक रिएक्शन ये भी पूछी जाती है कि बताओ अगर अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है NH3 और ये BF3। तो इसमें कौन एसिड है कौन बेस है ये बताना होता है। तो ये वाला कंपाउंड आपका बेस कहलाता है, ये वाला कंपाउंड आपका एसिड कहलाता है। ऐसा आपको याद रहना चाहिए, ध्यान देना। उसके बाद 41वीं रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग बोरेक्स Na2B4O7 ले लेते हैं और इसको हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं 2HCl के साथ में, ट्रीटमेंट करा दो तो ये रिएक्शन तो अधिकतर आती है टेट्रा, है ना, टेट्रा बोरिक एसिड बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड बनाता है। तो टेट्राबोरिक एसिड की याद है आपको रिएक्शन? चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ, इससे पहले मैं टेट्राबोरिक एसिड बनाना है ना। चलिए सोडियम Na2B4O7 प्लस 2HCl ले लेते हैं, याद कर लें, थोड़ा सा रिएक्शन दिमाग दौड़ा लें। 2NaCl निकल जाएगा और बाकी सब जुड़ जाता है। H2 बचा हमारे पास में, और क्या बचा? H2 बचा और आपका B4 बचे और O7 बचे, यही बचा ना, देख लो। इसे टेट्राबोरिक एसिड के नाम से, टेट्राबोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इक्वेशन नंबर 42। अगर इसे गर्म कर दो टेट्राबोरिक एसिड को तो इसी ऐसा करो 41 में ही रखो, इसे बाहर ले ही मत जाओ। तो यहाँ पर हम लोग H2B4O7 को अगर हम लोग पानी के साथ में थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दें तो ये बना देता है 4H3BO3। इसका नाम है आपका बताएंगे आप, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे बोरिक एसिड बोल दीजिए। और आपको कल मैंने बताया था कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है ये कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसे। अब इसको अगर गर्म कर दो H3BO3 के 2 मॉलिक्यूल लेकर इसे तवे पे बैठ जाना। जब तवे पे बैठोगे अच्छी फील आएगी और कंपाउंड बनेगा बोरॉन का ऑक्साइड और साथ में 3 बूंद जिंदगी के निकल जाएंगे तुम्हारे। तो ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जा रही है और संभावित है कि ऐसी रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं मानते हैं, बाकी सब रिएक्शन वो ही हैं कि जैसे बोरॉन की एल्युमिनियम से करा दो, एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से करा दो, ये सब बाकी सब सिंपल रिएक्शन है। और रिप्लेसमेंट रिड्यूसिंग करेक्टर की रिएक्शन थोड़ी सी याद कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो 42 पर मैं चला आता हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए Cr2O3 लिया, इसको अगर आप 2 एल्युमिनियम से रिड्यूस करा लोगे, बताओ भाई करा लोगे नहीं करा लोगे? जैसे मान लो आपने Fe2O3 लिया, इसकी आप 2 एल्युमिनियम से रिड्यूस करा लोगे, तो ये सब आप करा सकते हो। जैसे मान लो 3CO2 लिया तो यहाँ पर 4 एल्युमिनियम से रिड्यूस करा लोगे आप। ऐसे मान लो 3SiO2 लिया, यहाँ आप 4 एल्युमिनियम से रिड्यूस करा लोगे ना, करा पाओगे बताओ? तो यहाँ पर आपका Al2O3 बन जाएगा और साथ में आपका निकलेगा क्या निकलेगा, 2Cr निकल जाएगा। यहाँ पर आपका वही Al2O3 बन जाएगा और यहाँ पर आपका 2Fe निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 2Al2O3 मिलेगा और साथ में 3 कार्बन बन जाएंगे। यहीं पर आप 2Al2O3 बनेगा और साथ में 3Si बन जाएंगे। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है,
ठीक, तो इनकी रिएक्शंस आप मन में मतलब 1-2 बार पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल रिएक्शंस नहीं मानी जाती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन केवल वही NaOH वाली है, बाकी किसी ग्रुप की रिएक्शन खतरनाक नहीं है बच्चा, ये बात आप सब लोग जान लो, ठीक है। इसी बेस में अगर हम लोग चलते हैं आगे 43rd रिएक्शन पर, 43 रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं अब इस समय। तो इस रिएक्शन में आप याद कर लेना कि अगर मान लो ऑक्साइड लिया हमने, चाहे जर्मेनियम का हो चाहे टिन का हो, ये पूछे जाते हैं, तो SnO2 की रिएक्शन अगर हम लोग 2HCl की जगह 4 ले लो तो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर 4HCl से करा देते हैं, तो कंपाउंड आप बना लेना, SnCl4 बन जाएगा। SnCl4 सबसे ज़्यादा रिएक्शन वही परेशान करती है, बाकी कोई रिएक्शन परेशान नहीं करेगी, सब बना लोगे आप। ऐसे ही मान लो जर्मेनियम का ऑक्साइड GeO2 ले लो, तो यहाँ पर 4HCl ले लेना, प्रोडक्ट आपका GeCl4 बन जाएगा और साथ में आपका 2H2O। इसी तरीके से लेड की रिएक्शन भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो रिएक्शन रिपीट हो गई हैं वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए आप हमसे न कहिएगा न परेशान होइएगा। ऐसे ही मान लो अगर हमने SnCl4 ले लिया, तो SnCl4 की अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दें 4H2O से, तो राशिदा, प्रीति, जगमोहन, जो लोग भी देख रहे हैं बताएं कि SnOH का होल 4 बनेगा और साथ में HCl यहाँ पर प्रोडक्ट निकलता होगा। ऐसा मुझे पता है, आपको भी कब अगर कुछ लगे तुरंत बताना। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आई थी कि अगर हम लोग Al4C3 ले लेते हैं और इसको 12 बूंद इसकी जिंदगी के डाल देते हैं इसके मुंह के अंदर, कितने बूंद डाल दें, 12 बूंद, 12H2O हम डाल दें, तो कंपाउंड बनेगा 4AlOH का होल थ्राइस बनेगा और साथ में निकलेगी मीथेन गैस CH4। ये रिएक्शन भी पीजीटी में आ चुकी है, अगर आपको याद है तो बताइए, नहीं याद है तो भी बताइए, ठीक है। ये रिएक्शन भी खूब आती है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम का कंपाउंड ले लें, जैसे Mg का कंपाउंड Mg2C3 ले, Mg2C3 ले और इसमें 4 वाटर डालेंगे, तो इसके अंदर डालने पर 2MgOH का होल ट्वाइस, बताओ बेटा है रिएक्शन बढ़िया, 2MgOH का होल ट्वाइस बनता है और साथ में निकलता है यहाँ पर कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ पर एसिटाइलिन बन रहा है, ये बात भी नोट करना। और इसी का कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ले लो और 2 बूंद जिंदगी के डाल दो, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनता है और साथ में निकलती है C2H2 गैस। तो ऐसी रिएक्शन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, संभावित है, तो ये रिएक्शन भी आप याद रखना। और SiCl4 का अगर पूछा जाए तो उसका भी हाइड्रोलिसिस आप सेम Sn की तरह करा दीजिएगा, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस जो आपको NCERT उठा लेना, अगर उनमें कोई आपको इम्पोर्टेंट लगे तो खुद भी आप इतनी जहमत, कोई बच्चा तो हो नहीं आप कि वो सर ने पढ़ाई नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ तो कंसेप्ट हमने बताया नहीं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में है, जैसे कि अभी बात हुई थी हमारी कि 47th रिएक्शन पर हम चलते हैं, और इस प्रोसेस की रिएक्शन बड़ा फेमस है। इसमें रिएक्शन ना पूछ करके ये जरूर पूछा जाता है कंडीशन के बारे में। बताओ इस रिएक्शन का नाम सबको पता होगा, नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नाम तो हैवर्स प्रोसेस मैं खुद ही बता दूंगा इसका। ये बताओ यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं वो बताइएगा। टेम्परेचर यानी कि लगभग हमें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होगा, और आपका 200 से लेकर के आप 900 मान के चलते हैं एटीएम प्रेशर लगाना पड़ता होगा, कभी कभी 1000 भी दिया रहता है। और यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम जो होता है वो प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हाई यील्ड अमोनिया की चाहिए तो हाई यील्ड के लिए हाई यील्ड किसकी होगी, हाई यील्ड ऑफ अमोनिया अगर हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ टेम्परेचर कैसा रखें, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। ये कैसी रिएक्शन मानी जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है, यानी कि हीट यहाँ पर जनरेट होती है। तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो नंबर 1 टेम्परेचर हमें इसके लिए कम करना पड़ता है, लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होगा। प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर हमें हाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई प्रेशर करना पड़ता है।
और बाकी कंसंट्रेशन आपको पता है। कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट आपको पता ही है, कैटलिस्ट कौन है, आयरन कैटलिस्ट है और साथ में मोलिब्डेनम प्रोमोटर की तरह काम करता है। ये आप जानिए ध्यान से, ये क्या है, ये आपका प्रोमोटर है। कभी कभी मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ तो लोग कहते हैं आपने अनुसर आपने गलत लिख दिया। ये नहीं पता कि अनुसर ने पढ़ाई थी ये बात, ठीक है, ये वो नहीं समझते। जब बोर्ड पर आधा लिख जाए, CH4 की जगह CH लिख जाए तो बोले अनुसर को मीथेन का फार्मूला नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने लिखा CH4 और यहाँ पर मैंने लिखा नीचे मीथेन और धोखा हो गया, मैं चला क्लास से डस्टर से मान लो यहाँ लग गया तो बोले बताओ अनुसर को मीथेन का फार्मूला नहीं पता है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं साहब, है ना, बेइज्जती करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती बाई चांस, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए आंखों देखे पे विश्वास किया करो। अब इसके बाद मैंने पीछे जैसे NaOH की रिएक्शन कराई थी, वैसे आपको एक रिएक्शन और भी बड़ा फेमस है जो PGT में आती है, जैसे 8 अमोनिया, ये 12th के एग्जाम में भी खूब आती है। अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में ले लेते हैं, अमोनिया अगर एक्सेस में ली तो अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो आप मान लेना कि यहाँ पर क्या बनेगा, N2 बनेगा और 6NH4Cl बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने क्लोरीन ही एक्सेस में रखी, अमोनिया एक्सेस में नहीं रखी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट NCl3 बनता है। आपको याद होगा NCl3, याद आ रहा है बच्चा, नहीं, और यहाँ पर 3HCl निकल जाता, तो यहाँ एक्सेस में क्लोरीन है। ये रिएक्शन भी PGT एग्जाम में खूब बार आई है, बहुत बार आई है, याद रखना। इसके बाद 49th रिएक्शन ये भी आई है, अगर अमोनिया की रिएक्शन सोडियम भाई साहब से करा दें, इसे हीट कर दें तो सोडामाइड NaNH2 बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में गिनी जाती, पोटेशियम के साथ पोटेशियम एमाइड बना लेगा। बाकी रिएक्शन अगर मान लो 50 वाली रिएक्शन पर चलते हैं तो CrCl3 के साथ में अगर मान लो आपने 3NH4OH ले लिया तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CrOH का होल थ्राइस बनेगा और 3NH4Cl बनेगा। इसका कलर आपको पता होना चाहिए, ग्रीन होता है। ये सब रिएक्शन जैसे आपने NaOH में पढ़ी थी वैसे यहाँ पर पढ़ लेना, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। लेकिन एक रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपने HgCl2 की रिएक्शन करा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से 2NH4OH के साथ में, तो यहाँ ध्यान देना HgNH2Cl पहले बनता है और वो साथ में निकालता है अमोनियम क्लोराइड और एक चीज़ और बनेगी, इसमें क्या बनेगा, वाटर और बनेगा, 2H2O बनेगा, ठीक है। ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। कैसा मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट, याद रखना, अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें जो हमारा जो कंपाउंड ये बना हुआ है इसके साथ एक ग्रे प्रेसिपिटेट भी मिल सकता है अगर उसे फर्दर हीट कर दिया जाए तो। यानी ये हमने या Hg, ये है हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या है ये, मर्क्यूरिक, आलोक याद रखना, मर्क्यूरिक। अब हम लोग करा देते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड से, मर्क्यूरस क्लोराइड से करा दे, यानी Hg2Cl2 से करा देते हैं। तो ध्यान देना ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पागल मत बन जाना। Hg प्लस अब दूसरा बनेगा HgNH2Cl, बाकी सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पर NH4Cl और साथ में 2 बूंद जिंदगी के। तो ये ग्रे प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिलता है। कैसा मिलता है, ग्रे प्रेसिपिटेट मिलता है। ये भी रिएक्शन अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, तो याद रखिएगा, मतलब आ सकती है एग्जामिनेशन में। इसी के साथ में एक रिएक्शन जो और आई थी, आपको याद होगा आई थी, वो रिएक्शन भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि अगर हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लें, याद करो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन NH4OH से कराएं, इसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले यहाँ पर AgOH बनता है, AgOH और साथ में बनता है NH4NO3 बनता है। अब जो AgOH बना है, इस AgOH को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं दोबारा NH4OH से अमोनिया में सॉल्यूशन से, तो कंपाउंड बन जाता है AgNH3 का
होल ट्वाइस और यहाँ पर OH। इसे आप लोग टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। पता है भैया इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग? टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कंपाउंड आपका टॉलेंस रिएजेंट भी कहलाता है। याद आया कुछ? और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो है 2K2HgI4। 2K2HgI4 की रिएक्शन अगर अमोनिया, इसे हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। याद है आपको? नेस्लर्स रिएजेंट की रिएक्शन अगर 3KOH बेसिक मीडियम अमोनिया से करा देते हैं तो यहाँ पर मिलियंस बेस मिलता है ब्राउन कलर का। तो ये बन गया NH2, फिर यहाँ Hg ले लेना, फिर O, फिर HgI ले लेना। यही बनता है, चेक कर लेना एक बार। और साथ में बनता है 7 बचे KI बनता है, 7KI और 2 बूंद जिंदगी के बने। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। इसे मिलन्स बेस भी बोला जाता है। इसे मिलन्स बेस, MILLIONS मिलियंस बेस के नाम से भी इसे जानते हैं। ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। कलर कैसा होता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। याद आया? टेस्ट लैब में कराया है आपने कभी ये वाला? कभी ये वाला टेस्ट कराया है? नहीं कराया? चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं कराया। इसके बाद आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोगों ने ओस्टवाल्ड मेथड का भी नाम सुना है, जिसमें हम लोग, अगर आपने याद करा होगा कि भैया ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो किसी को याद है? बता पाओगे नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं? याद है ना? चलिए अमोनिया ले लेते हैं और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्सीजन की एक्सेस में गर्म कर देते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम कैटालिस्ट लिया जाता है। हाई टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस। 4NO, NCRT की रिएक्शन है, 4NO होता है और यहाँ पर 6 बूंद जिंदगी के बनते हैं। ये जो NO बना है, इस NO को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं 2NO + O2। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने के बाद 2NO2 बन जाता है। अब 2NO2 हमने लिया तो यहाँ पर हम 3 बार ले लेते हैं। एक तो ये NO2 ले लिया, साथ में हमने वाटर ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो ये हमारे पास 2HNO3 बन जाता है। ये बात आप याद रखना। तो बैलेंस करें 2HNO3, तो 2 दूनी 4 और 2 6, बैलेंस करना पड़ेगी, 4 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 4 लीजिए, बैलेंस हो जाएगी। ये 4 ले लीजिए और यहाँ पर भी आप 4 बना दीजिए। देखिए बैलेंस हो रही है? अब नहीं। अब देखो जरा, या 4N हो गए। H कितने हैं? 2H2 करने पड़ेंगे। तो ये 4 और 4 दूनी 8, 10 2 12, 4 3 12। ठीक, बैलेंस हो गई। देखो एक बार, HNO3 यहाँ हमारा बन जाता है। इसे ओस्टवाल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें रिएक्शन, ये एग्जाम्पल में के तौर पे इसकी जो रिएक्शंस हैं, जो आपकी वो रिएक्शन जितनी मेटल वाली है ना, डाइल्यूट और कोल्ड वाली, वो जरूर भैया पढ़ लेना। उनके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इनके लिए एनसीईआरटी का प्रयोग आप कर लीजिएगा। उन रिएक्शंस के लिए एनसीईआरटी का प्रयोग आप जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। मेटल के साथ में रिएक्शन, इसके साथ में मेटल के साथ में रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत। कर लोगे? जल्दी बताओ। और एक एक्वारिजिया वाली पढ़ लेना। पढ़ लोगे ना मेटल के साथ वाली? हाँ और ना बोलो तो आगे बढ़ता हूँ मैं उसी हिसाब से। चलो खैर, मैं आपको एक बार हिंट देता चलता हूँ। ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स में जब आप देखेंगे रिएक्शन विद, चलो ठीक, हरिओम, रिएक्शन विद मेटल्स में जब आप जाएंगे इम्पोर्टेंट है। अब क्या है इसमें, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर मान लो हमने मोर रिएक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन के ऊपर वाले ले लिए, मेटल ले लिए, जैसे नंबर 1, ठीक, रिएक्टिव मेटल में आएंगे ये। जिंक ले लिया तो यहाँ Zn + 4HNO3 लिया मैंने, 4HNO3। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारे पास कंडीशंस चलेंगी और कंडीशन हो जाएंगी कि कोल्ड और डाइल्यूट लिया है कि कैसा हमने लिया है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेटेड ले रहे हैं HNO3, ये बात याद रखना। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3। तो अब आप बताइए, जैसे ही हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, हमसे गलती हो बताना, और साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और क्या निकलेगा कुछ पता है? वाटर निकलेगा, क्योंकि उधर H है तो 2H2 निकल जाए। सही है। और यही अगर रिएक्शन हम डाइल्यूट के साथ में करा दें
जैसे जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट लेंगे तो पतला लेंगे सॉल्यूशन, तो 10HNO3 के साथ में कराएंगे तो बनेगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में निकलेगा N2O और निकलेगा आपका 5H2O। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में गिनी जाती है। अब बहुत ही डाइल्यूट, ये आपका कैसा हो गया, डाइल्यूट, समझ में आई बात नहीं, ये कैसा हो गया आपका डाइल्यूट HNO3 हो गया। सूरज, समझ में आ रही बात आपको? अब इसके बाद वेरी डाइल्यूट एक आता है, कैसा आता है, वेरी डाइल्यूट। और जब वेरी डाइल्यूट आएगा तो NH4NO3 बन जाता है, तो ये रिएक्शन लगभग सेम रहती है, उसमें डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका जो N2O दिख रहा है वो बनता है, पहले बनता होगा NH4NO3, फिर वही टूट के ये बना देता है, तो वो सेम ही रहती है, उसको मैं अलग लिखने वाला अब नहीं हूँ। अब आ जाइए थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल, जैसे कॉपर ले लिया आपने। अगर मैंने कॉपर की रिएक्शन कराई, कॉपर लिया और कॉपर की रिएक्शन 4 जैसे ऊपर कराई वैसे ही 4HNO3 कराई, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर भी सेम मिलेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस मिलेगा, जैसे वहाँ NO2 बनी थी ऐसे यहाँ 2NO2 बना दो और साथ में वाटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिएक्शन रहती है। और लेकिन इसकी डाइल्यूट वाली रिएक्शन जो है थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे कॉपर लिया वहाँ 10 की जगह 8HNO3 आ जाएंगे, 8HNO3 आ जाएंगे, यहाँ बन जाएगा 3Cu और NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, साथ में NO गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और निकलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। ये याद रखना, जो मेटल इससे रिएक्शन ही ना करें वो होते हैं गोल्ड ओल्ड, इससे रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वो रिएक्शन भी आप एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, देख लेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे समझ में आ रही 56 रिएक्शन, एक्वा रीजिया का फॉर्मेशन, एक्वा रीजिया का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व नोबल मेटल्स, तो यहाँ लिख देता हूँ डिसॉल्व नोबल मेटल्स, जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल उनको घोलता, क्यों घोलता है कि अगर हमने HNO3 लिया कंसंट्रेटेड और इसकी 3HCl के साथ में रिएक्शन कराई, दोनों कंसंट्रेटेड होंगे, 1:3 का रेशियो रहता है, तो कंपाउंड आपका एक NOCl बनेगा, एक आपका 2H2O बनेगा और बनेगी नेसेंट क्लोरीन, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है नेसेंट क्लोरीन, इसीलिए ये गोल्ड से भी रिएक्शन कर लेती, Au+3Cl2 कंपाउंड, या तो डायरेक्ट 2AuCl3 बनाता है। इसी तरीके से अगर हम प्लेटिनम ले लें तो Pt+2Cl2 ले लो तो PtCl4 बना लेता है। ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये घुल जाते हैं क्योंकि एक्वा रीजिया में नेसेंट क्लोरीन है। अगर आप नेसेंट क्लोरीन करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे Au प्लस आप यहाँ पर 3Cl ले सकते हो, ऐसे लिख दो, कोई जैसे मन करे, दोनों रिएक्शन सही माने, वो ये रिप्रेजेंटेशन है, वो डायरेक्ट रिएक्शन है। ऐसे ही आप Pt लिख दो, यहाँ तो दिखेगा कि भाई नेसेंट है, तो बस इतना अंतर आएगा, यहाँ समझाना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा PtCl4। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ में ऑक्सीजन वाली फैमिली अगर देखोगे तो उसमें एक रिएक्शन आपको याद होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बोला जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन तो भाई साहब पूछिए मत, कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड कौन से मेथड से, अब केवल 16, 17, 18 ग्रुप की रिएक्शंस रह गई हैं, उनको भी हम लोग कंटिन्यू करके, मतलब हम ऐसे नहीं जाएंगे, बिना रिएक्शन कराए। आपसे थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे उनको भी करा के ही जाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। पानी जरा पी लें। बहुत देर से प्यास लग रही थी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसी चेन रिएक्शन में आगे कंटिन्यूटी में आपने जब ऑक्सीजन फैमिली देखी
तो ऑक्सीजन फैमिली में कुछ रिएक्शंस ऑक्सीजन की हैं, अपने आप पढ़ लीजिएगा, उन्हें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन है, सिंपल ऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, ये सब रिएक्शन आप अपने आप कैरी ऑन करिएगा, उसमें मैं आपको कोई बताऊंगा भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है मुझे बताने की, दोनों बातें हैं। लेकिन ऐसा है कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसकी रिएक्शंस भी आप पढ़ लीजिएगा, मतलब वो सब में ऑक्सीडेशन ही कराता है। तो एक रिएक्शन ओजोन की जो मुझे पेपर में याद है कि आई थी, वो थी आयोडीन वाली। अगर हम लोग आयोडीन की रिएक्शन जो है वो ओजोन से करा देते हैं, ओजोन का 5 ले लेते हैं 5O3 और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा वाटर, तो ये बना लेता है 2HiO3। ये रिएक्शन पीजीटी में एक बार आई थी, इसीलिए मुझे याद है, तो मैंने कहा इसे जरूर लिख देता हूँ। इसी तरीके से ओजोन की रिएक्शन एक और भी है जो इम्पोर्टेंट बन सकती है, वो है अगर हम 2K2MnO4 ले लेते हैं, पोटेशियम मैग्नेट को ओजोनाइज्ड कर देते हैं, तो कंपाउंड, इसमें वाटर भी डालना पड़ेगा, वाटर डाल दीजिए, जैसे ऊपर डाला ऐसे यहाँ पर भी वाटर डालिए, यहाँ पर आप H2O डाल लीजिए और साथ में उसका ओजोन से रिएक्शन करा लीजिए, तो कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बन जाता है और साथ में बनेगा 2K है तो एक KOH और बना लो और एक ऑक्सीजन बना लो। ये बात ध्यान रखना, जब ओजोन होगी तो उसका जो साइड प्रोडक्ट हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है, इसलिए गलती आपसे नहीं होगी, ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा परेशान हो जाओगे। एक तो ये, उसके बाद आ जाता है आपका 59th रिएक्शन। ये 59th रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मरकरी ओजोन, ये भी आ चुकी पीजीटी में, अगर मरकरी ओजोन से रिएक्शन करती है तो आपको मरकरी की टेल बनती हुई दिखाई देती, याद आया कुछ? मरकरी टेल के नाम से रिएक्शन आ सकती है, ये कहलाती मरकरी, मरकरी टेल के नाम से रिएक्शन ये पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। इसी तरीके से एक रिएक्शन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगर KOH की रिएक्शन पूछी जाए, कुछ रिएक्शन आज दिखी आपको, अनुसर को आता है कुछ रिएक्शन नहीं, 2KO3 बना लेते हैं, 2KO3 और साथ में 5O2 बन जाएगा और साथ में निकल जाता है H2O। ये रिएक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओजोनोलिसिस आपने पढ़ी होगी, वो की जरूरत है नहीं। ओजोनोलिसिस एक सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन जरूर याद रखना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है, तो उसे मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो वो रिएक्शन भी आप अपने हिसाब से ध्यान करके पढ़ लेना, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड में भाई आयरन पायराइड को गर्म किया जाता है, उससे बनाते हैं ब्लीचिंग एक्शन सल्फर डाइऑक्साइड का, जरूर याद रखना। चलो मैं लिख देता हूँ, जिससे अगर आपको नहीं भी आएगा तो याद रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में घोलते हैं तो घोलने के कारण वो H2SO4 बनाता है और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होते हैं वो कलर्ड मैटर से रिएक्शन कर लेते हैं। कलर्ड मैटर से ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करके आपका कलरलेस मैटर बना लेता है। कैसा? कलरलेस मैटर आपका यहाँ बना लेता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बात आप मान लीजिए। ठीक इसी तरीके से एक रिएक्शन और है जो ज़बरदस्त रिएक्शन मानी जाती है, ज़बरदस्त रिएक्शन मानी जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि लेड चैम्बर मेथड। याद आया आपको? नहीं याद आया आपको? नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, लेड चैम्बर। अब बताइए आप लोग संतुष्ट हैं हमसे? नहीं। लेड चैम्बर मेथड, लेड चैम्बर। कुछ लोग कह रहे थे सर पता नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई मेरा फर्ज है, मैंने पूरा सिलेबस कराया है, बिल्कुल मुझे दाग मत लगाना कि सर सिलेबस आपने नहीं कराया, मैंने पूरा इसलिए अपलोडेड वीडियोस आपको दी है, कल को आप ये न कहने पाए कि अनुसर ने छोड़ दिया। तो यहाँ 2SO2 मैंने लिया, एक एक टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, टेस्ट भी ले रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, उसके बाद भी अगर आपका दिल ना भरता हो तो फिर आप बताइएगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम आयरन पायराइट लेड, अगर हम लोग लेड चैम्बर की बात करते हैं तो लेड चैम्बर में हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं 2SO2 और इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं NO की प्रेजेंस में, और जब NO की प्रेजेंस में तो यहाँ 2SO3 बनता है, ठीक है। और इस 2SO3 को हम लोग फिर दोबारा वाटर से इसे हम लोग
हाइड्रोलाइज कराते हैं, मतलब हाइड्रेटेड करते हैं, तो यहाँ बनता है H2SO4 और ये बनेंगे 2। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंसिंग में यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पर NO हमने यूज़ किया, ये एक ध्यान देना। तो ये जो कैटलिस्ट है ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, क्योंकि ये आपका NO जो है वो गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप एक कॉन्टैक्ट मेथड का नाम भी लेड चैम्बर इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कौन से मेथड में, 63rd वाले पे चले आते हैं, जिसका नाम है आपका कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, गला सूख गया है, और आज कॉलेज में भी पढ़ाया था कस के, 3-4 घंटे पढ़ाता ही था। आज मैंने 5-6 घंटे पढ़ाया कॉलेज में, देखा होगा आपने, मैंने वीडियो भी आपको भेजी थी। दोनों हाथों से लिख के मैंने पढ़ाया, बच्चों को मेहनत से पढ़ाया। वैसे तो रोज पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैंने मन हुआ, आज मैंने नहीं, आज एक क्लास 2 बार पढ़ाऊंगा। तो ये इसके बाद कॉन्टैक्ट मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले SO2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर 4FeS2 और 11O2 से जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो 2Fe2O3 बनता है, और साथ में बनते हैं 8SO2। बच्चों को पढ़ाने में कसर नहीं छोड़ता हूँ, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं सैलरी लेता हूँ, इसलिए उनके साथ कोई समझौता नहीं। अब जो वहाँ पर SO2 बना है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो मान लो हम यहाँ पर 2SO2 ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है, बताओ कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कोई बता पाएगा? कैटलिस्ट बताएंगे, V2O5 बेनेडियम पेंटॉक्साइड, प्लेटिनाइज्ड आयरन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2SO3 और रिएक्शन रिवर्सिबल मानी जाती है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, अगर आपको याद है, नहीं एक्सोथर्मिक होगी, सॉरी एंडो में बोल रहा हूँ, एक्सोथर्मिक होगी, मतलब डेल्टा H की रिएक्शन, यहाँ माइनस हीट हम लोग लिखेंगे, नहीं पूरा करेंगे आज इसे, ये ध्यान दीजिए। अब जो कंपाउंड SO3 बना है, क्योंकि कल टेस्ट आपका है ना, तो हमें आपकी भी चिंता है, तो यहाँ SO3 लीजिएगा, और इस SO3 को पहले H2SO4 के साथ में ट्रीटमेंट कराना। तो H2 आपका बनता है H2O7, नाम बताओ इसका। H2H2O7 अगर आपने यूज़ किया है तो इसका नाम बताइए। और इस H2H2O7 को अगर हम जल में घोल दें, वाटर में डाल दें, तो यहाँ पर आपका 2H2SO4 बन जाता है। इसे आप लोग ओलियम के नाम से जानते हो। थोड़ी राइटिंग खराब हो गई क्योंकि हाथ थक गया, इसलिए, और कोई बात नहीं। राइटिंग केवल हाथ से, मुंह से बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए, कतई गिनेंगे नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे इसे। 64th रिएक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। देखो ये रिएक्शन आपको मैं बताऊं, जैसे H2SO4 की रिएक्शन KI वाली आप जरूर याद कर लीजिएगा, पूछी जाती है। KI की रिएक्शन अगर वो 2H2SO4 से करवाएगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप खुद बता देंगे कि सर यहाँ K2SO4 बनाइए, यहाँ पर आप एक SO3 गैस निकाल लीजिए, SO2 गैस, सॉरी SO2 गैस निकाल लीजिए, और एक I2 निकाल लीजिए, और वाटर निकल जाएंगे कितने, 2H2O निकल जाएंगे। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ SO2 लिख देता हूँ, ठीक। ये बात आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद एक रिएक्शन मुझे और याद आ रही, नेफ्थलीन में आपको याद है पढ़ाई थी। अगर मैंने ये रिएक्शन नेफ्थलीन की ले ली, याद करिए, ये रिएक्शन मैंने नेफ्थलीन वाली ले ली, और इसको मैंने H2SO4 से ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है। H2SO4 ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो मैं एरो पे ही लिखे दे रहा हूँ, याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप जो है वो मरकरी कैटलिस्ट लेना Hg, और साथ में H2SO4 ले लेना, ठीक। तो इससे थैलिक एसिड बनता है, ये ना याद हो तो याद कर लो, ये कंपाउंड थैलिक एसिड इससे प्राप्त हो जाता है, खूब पूछा जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली रिएक्शन भी मैंने कराई थी, मैंने प्रैक्टिकल भी डाला था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, 65वीं रिएक्शन है, कि अगर आपने C12, ये मैंने प्रैक्टिकल बच्चों को कराया था, C12H22O11 मैंने लिया,
इसको मैंने H2SO4 के साथ में हीट किया तो ये 12 कार्बन बने और साथ में आपके 12 H2O निकल गए। ठीक है, 12 H2O निकल गए, 12 कार्बन और 11 H2O निकल गए, 12 नहीं 11 H2O यहाँ से मैं रिलीज करा दे रहा हूँ। तो ये ब्लैक कलर का कार्बन मिलता है, ब्लैक। मैंने ये अपने बच्चों को रिएक्शन करा के, आपने भी दिखाई होगी, ऐसा नहीं है। इसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक रिएक्शन और है, जैसे कि अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इस फॉर्मिक एसिड को हम लोग हीट कर देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर आपके एक तो वाटर निकाल लो और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लीजिए आप, याद रहेगा आपको नहीं? ठीक है, इसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड ले लो। ये रिएक्शन जो है पूछी जा सकती है। ऑक्जेलिक एसिड का मैं ऑपरेशन ही कर दे रहा हूँ, इसको भी हीट कर दो H2SO4 डाल करके, तो यहाँ पर ये हमारा एक बूंद जिंदगी की निकल जाएगी, एक छोटू निकल जाएंगे, एक CO निकल जाएंगे, बन गए लड्डू गोपाल। तो यहाँ पर आप CO2 निकालो, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालो और यहाँ पर वाटर निकालिए। ठीक, ये बात आप ध्यान देना, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दी। 17 ग्रुप में केवल डीकन्स मेथड याद रखना, बाकी आपको बहुत से 17 ग्रुप में प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने क्लोरीन वाली रिएक्शन अमोनिया से पढ़ाई दी है, पीछे ही पढ़ा दी है, तो वहाँ यहाँ केवल एक मेथड याद रखना जिसका नाम है डीकन्स मेथड। तो यहाँ मैं 66वीं रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ आपका, डीकन्स मेथड। अब डीकन्स मेथड में क्या बनाते हैं बताएंगे आप? डीकन्स मेथड में प्रीति वर्मा बताएंगी आप क्या बनता है। अगर हम 4HCl को लेते हैं, इसमें ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन से, और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 लेते हैं 450 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बनती है पानी के साथ में क्लोरीन गैस, 2Cl2 बनता है। क्या बनता है? 2Cl2 बनता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक रिएक्शन आपको एक और पढ़नी है क्लोरीन वाली, जिसमें 67वीं रिएक्शन में बोल सकता हूँ। एक 2NOCl लिया, साथ में आपने O2 निकाला, तो यहाँ पर 2NO2 बना और बनी क्लोरीन गैस। एक तो ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़ लेनी है, एग्जाम में आ सकती है, संभावित भी है। इसके बाद आपने MnO2 की HCl से, मतलब K2Cr2 ये सब तो रिएक्शन पढ़ ही लोगे, और ब्लीचिंग पाउडर के HCl से CO2 से, ये सब पढ़ लेना, कॉमन रिएक्शन से, इनको मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेट करना नहीं चाहता हूँ। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। तो 68वां रिएक्शन जो है, एक मैं ये और पढ़ा देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, क्योंकि ज़रूरी है। तो ये बन जाता है CaOCl2 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? CaOCl2 बताओ। CaOCl और ऐसे लिखते हैं कायदे में CaOCl2। ठीक, ऐसे बनाया जाता है, और साथ में निकलता है क्या? H2O निकल जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O ऐसे करके। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, इस बात का पाउडर के नाम से जाना जाता है। कुछ रिएक्शन और भी हैं जो पीजीटीज में आई हैं, अक्सर मुझे नोटिस की है मैंने, वो रिएक्शन भी बता ही देता हूँ। एक तो वो याद रखना, सोडियम NaOH की क्लोरेट वाली, जो मैंने पीछे भी बताई थी, याद रखना, याद रखोगे। 6NaOH प्लस 3Cl2 पीछे बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन पढ़ लेना। SO2 की अगर Cl2 से एडिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, तो ये हम SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। CO और Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अगर बाकी मतलब एडिशन रिएक्शन अगर कोई आती है, H2Cl2 वाली भी याद रखना, अगर सल्फर के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो H2Cl2 प्राप्त हो जाता है, H2Cl2 बन जाता है। तो वो रिएक्शन भी आप थोड़ी सी याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, ये याद कर लेना। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जितनी भी रिएक्शंस आपने देखी होंगी इंटर हैलोजन कंपाउंड की, इंटर हैलोजन कंपाउंड की, तो वो रिएक्शन भी भैया आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
जैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड की रिएक्शन क्या पढ़ लेना, उनके नाम जरूर याद रख लेना कि वो कौन कौन से नाम है। और एक जेनॉन वाली मैंने रिएक्शन वहीं पढ़ाई थी, जेनॉन वाली रिएक्शन सब मैंने वहीं पढ़ा दी थी, उनको एक भी नहीं छोड़ा था मैंने, ठीक है। उनको याद है आपको, जेनॉन वाली रिएक्शंस मैंने सब वहीं पढ़ाई थी, एक भी रिएक्शन मैंने छोड़ी नहीं थी, याद है। लेकिन एक रिएक्शन 70वीं पूरी कर देता हूँ। अगर हम लोग Xe प्लस PtF6 की रिएक्शन कराते हैं तो XePtF6 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा हमारे साथ में पूरी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। और कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल होगा हमारा टेस्ट। और टेस्ट का टॉपिक क्या है? टेस्ट का टॉपिक है हमारा पी ब्लॉक पूरा फुल, 8 से रात में 10 बजे तक होंगे। क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 100 होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 100 MCQ का टेस्ट होगा। टाइमिंग जो होगी 2 आवर्स की होगी, 2 आवर्स की होगी, 2 घंटे यानी 8 बजे से 8 PM से लेकर के 10 PM तक बढ़िया टेस्ट दीजिए, फुल नंबर लाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। 400 नंबर का टेस्ट रखेंगे हम। 400 में से कम आपको 300 पार करना है, इस बार 300 पार करना है, ध्यान दीजिएगा। 300 अबव आपको लाने हैं, कोशिश करिएगा। ये हो गया आपका किसका टेस्ट? ये हो गया आपका पी ब्लॉक का टेस्ट। ये टेस्ट आपका पी ब्लॉक का है। और आपका संडे को टेस्ट होगा डी और एफ ब्लॉक का, यानी कि डी एफ ब्लॉक कब होगा? ये होगा कल, टुमारो। ये टुमारो है और ये होगा डी एफ संडे को होगा डी एफ ब्लॉक का। ये भी टोटल आपके MCQ जो होंगे वो यहाँ पर 80 MCQ दूंगा, 80 MCQ दूंगा, 80 MCQ दूंगा, ठीक। और ये लगभग आपका 1 घंटा 30 मिनट दूंगा आपको, ठीक है। और 1.5 आवर्स दूंगा। और इसके यहाँ पर टाइमिंग जो होगी 8 PM से लेकर के 9:30 PM तक जाएगा ये टाइम, ठीक है, याद रखना। तो इस बार 300 पार, इस बार 300 पार, बनेगी अनुसर की सरकार, टेंशन ना लो। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लहराएगा झंडा। चलिए, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।